हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टडी। आज के इस नए वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में कि नागरिकता क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, वीज़ा क्या होता है, नागरिकता को किस अनुसूची में रखा गया, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नागरिकता की कौन से आर्टिकल में है। तो नागरिकता जो है 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता में जो आर्टिकल है, नागरिकता का इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। इसे आर्टिकल 5 से 11 तक में बताया गया है। ये अनुसूची 2 में है। तो नागरिकता से क्वेश्चन आता है कि किस अनुसूची में है नागरिकता। तो अनुसूची 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। और भाग जो है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और यहाँ से पूछता है कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में एक हरी नागरिकता है, यहाँ पर एक ही नागरिकता दिया जाता है। ये जो नागरिकता है ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारत में एक ही नागरिकता है और ये जो नागरिकता है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये पांचों से एक क्वेश्चन आता है क्या से नागरिकता जो है आर्टिकल कितना से कितना के बीच है, तो 5 से 11 के बीच है, अनुसूची 2 के बीच है और भाग 2 में बताया गया है। जो भारत की नागरिकता है एक हरी नागरिकता है और ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें आता है अब नागरिकता का अर्थ क्या होता है। तो सभी देश अपने अपने नागरिकों को कुछ ना कुछ विशेष अधिकार देता है, वही विशेष अधिकार को क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता में जैसे विशेष अधिकार में भारत के नागरिक क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, लेकिन विदेश के नागरिक ये सब काम नहीं कर सकते हैं। फिर इसी में आता है कि जो एक तो होता है संवैधानिक अधिकार देता है। जो अधिकार होता है नागरिकता को 2 अधिकार देता है, एक तो होता है रहने का अधिकार, एक तो होता है संवैधानिक अधिकार। तो रहने का अधिकार पैन कार्ड आधार कार्ड बना सकता है और दूसरा क्या होता है संवैधानिक अधिकार। इसमें क्या होता है, भारत का अगर कोई नागरिक है तो वो चुनाव में भी भाग ले सकता है और इसको मौलिक अधिकार भी दिया जाता है। जो भी भारत का मौलिक अधिकार है वो सब उस नागरिक को दिया जाता है जो भारत का नागरिक है। और साथ ही साथ इसमें सेवा, सरकारी सेवा भी दिया जाता है, जैसे राशन कार्ड, राशन अर्थ जो होता है, सरकारी मेडिकल सुविधा जो होता है, ये सब भारत के नागरिक को दिया जा सकता है। तो नागरिक होने से बहुत सारा फायदा है। वही जो भारत का नागरिक ना होता है उन सबको ये सब जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ये सब अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद पढ़ना है, नोट है कि हम भारत जो भारत में है, हम लोग भारत के नागरिक है लेकिन बिहार का नागरिक नहीं है। हम लोग बिहार के निवासी है लेकिन भारत के नागरिक है। तो किसी भी राज्य का नागरिक नहीं होता है बल्कि देश का नागरिक होता है और बिहार का निवासी होगा या उत्तर प्रदेश का निवासी कहलाता है। फिर इसके बाद आता है नागरिकता जो है, नागरिकता 2 तरीका से प्राप्त होता है। एक तो होता है जन्म से, एक तो होता है राजकृत होकर। जन्म से क्या होता है कि अगर जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको भारत में जन्म लेना होगा, या दूसरा क्या होता है राजकृत, मतलब होता है कोई भी राज्य को अगर भारत में मिला लिया तो वहाँ भी का भी नागरिकता क्या होगा, भारत का नागरिकता कहलाएगा। जैसे था मणिपुर था, गोवा था, ये सब भारत में बाद में मिला था तो वहाँ का भी नागरिक ऑटोमेटिक क्या होगा, भारत का नागरिक बन गया। ये जो हुआ था राजकृत होने का अधिकार, ये 26 जनवरी 1950 के बाद ये नियम लागू हुआ था। दूसरा का पहला क्या था, जन्म से। अगर भारत का कोई माता पिता या दादा दादी अगर भारत में जन्म लिए हैं तो हमारा भी नागरिकता क्या होगा, भारत का ही नागरिकता कहलाएगा। और राजकृत में होता है कोई भी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो वहाँ का नागरिकता क्या होगा, वहाँ का जितना भी नागरिक है सब भारत का नागरिक कहलाएगा। ये जो डेट पूछता है कि कब इसको स्वीकृति मिला था, तो 26 जनवरी 1950 को मिला था इसकी स्वीकृति। अब है कुछ एनआरआई। एनआरआई क्या होता है, कभी कभी भारतीय लोग सब क्या होते हैं विदेश में जाकर पढ़ते लिखते हैं या रोजगार करने के लिए जाते हैं, तो उन सबको हम लोग एनआरआई कहते हैं। एनआरआई जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। इसे हम लोग प्रवासी भारतीय भी कहते हैं। प्रवासी दिवस, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय किसको कहते हैं, एनआरआई को हिंदी में प्रवासी भारतीय भी कहते हैं। अब एनआरआई 2 तरह का होता है, उसमें पहला एनआरआई PIO, 2 तरीका का एनआरआई होता है। उसमें होता है PIO को कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कहते हैं कैरिबियन द्वीप समूह। इसमें वे सब आते हैं जो कैरिबियन द्वीप समूह या मालदीव, मॉरिशस, फिजी, सिंगापुर और गिरगिटिया मजदूर। गिरगिटिया मजदूर वो होता है जो कोई एक लड़का अगर बाहर में गया कमाने, विदेश में गया कमाने, फिर वो बाहर से वापस आया उस एरिया में, तो दूसरा आदमी भी करता है कि हमको भी अपने साथ ले चले। तो उसके साथ फिर 2 आदमी गया, फिर वो आया कमा कर, तो फिर उसके साथ 10 आदमी चला गया। तो यहीं एक तो आदमी से 10 आदमी 20 आदमी चला जाता है दूसरे शहर में काम करने, तो उसी को कहते हैं गिरगिटिया मजदूर। तो ये सब जो था ये सब आते थे PIO में। ये सब किसमें आते थे, PIO में। जबकि एक तो होता है CIO। CIO का फुल फॉर्म होता है सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया में आएगा। इसमें जो होता है कुछ लोग रोजगार के लिए विदेश जाने के वाले भारतीय, कुछ लोग क्या करता है रोजगार के लिए विदेश जाता है तो उन सबको रखते हैं CIO। अब ये जो था PIO और CIO दोनों को मिलाकर 2015 में इसको कर दिया था पूरा CIO। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो एनआरआई का जो 2 पार्ट होता है PIO और CIO, ये दोनों को कब मिलाया गया था, तो 2015 में मिलाकर फिर एक ही बना दिया, उसका नाम था CIO। तो 2015 में क्या किया था, PIO और CIO को मिलाकर क्या बना दिया था, तो CIO ही बना दिया गया था। आगे देखेंगे कि विदेश में रहने वाले भारतीय या विदेश में रहने वाले जो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं वो कहाँ से रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा विदेश में रहने वाले के दृष्टिकोण से चीन सबसे आगे है। चीन से सबसे ज़्यादा आदमी विदेश में रहता है। तो विदेश में रहने वाले के दृष्टिकोण से सबसे आगे कौन है, चीन है। उसके बाद
विदेश से अपने देश में धन भेजने वाले में यानी विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे आगे भारत है। तो विदेश से यानी कोई दूसरे देश से भारत में सबसे ज़्यादा धन भेजा जाता है। उसके बाद चीन आता है। तो सबसे पहले आता है विदेश से भारत में भेजने वाले की दृष्टि से भारत सबसे आगे है। 87 अरब डॉलर हमेशा सालाना क्या होता है, भारत में आता है विदेश से कमाई। यानी जो भारत में है 87 अरब डॉलर दूसरा देश से भारत में पैसा आता है, जबकि चीन में 61 अरब डॉलर आता है और उसके बाद आता है फिलीपींस में 33 अरब डॉलर आता है। तो कहेगा क्या विदेश से सबसे ज़्यादा किस देश में पैसा जाता है, तो किस देश में जाता है, सबसे पहले भारत में आता है 87 आता है, उसके बाद चीन में आता है 61 अरब डॉलर आता है और फिलीपींस में आता है 33 अरब डॉलर। इसके बाद आता है कि अध्ययन की दृष्टि से जो अध्ययन है यानी शिक्षा के लिए कोई स्टूडेंट सब क्या होता है विदेश जाता है। तो शिक्षा की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से विदेश में पढ़ने वाले छात्री की संख्या किस देश की ज़्यादा है, तो उसमें सबसे पहले आता है चीन का सबसे ज़्यादा छात्र विदेश जाता है पढ़ने। उसके बाद जाता है भारत के लोग, यानी भारत का भी स्टूडेंट दूसरा नंबर पर आता है भारत का स्टूडेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा विदेश में जाने वाला स्टूडेंट है चीन का। इसके बाद आता है पासपोर्ट और वीज़ा। पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर है इसके बारे में समझना है। तो पासपोर्ट होता है कि कोई देश, जैसे भारत देश है, तो भारत अगर कोई नागरिक को विदेश जाने का अनुमति देता है तो उसे कहते हैं पासपोर्ट। यानी पासपोर्ट क्या होता है, एक पहचान होता है कि हम भारत के आदमी हैं और वहाँ के केंद्र उनको मान्यता दे देते हैं कि आप विदेश जा सकते हैं। जबकि जो वीज़ा होता है, ये वीज़ा होता है जो जैसे हम किसी देश गए तो वो देश वाला हमको वीज़ा देता है, यानी वो देश क्या करते हैं हमको अंदर आने की परमिशन देता है, तो उसी परमिशन को हम लोग वीज़ा कहते हैं। यानी वीज़ा होता है कोई दूसरा देश वीज़ा देगा, लेकिन हम अपना देश से दूसरे देश में जाएंगे तो जो पहचान देता है उनको कहते हैं पासपोर्ट। तो वीज़ा का मतलब, पासपोर्ट का मतलब होता है जब आपका देश आपको बाहर जाने की अनुमति देता है तो उसको कहते हैं पासपोर्ट। जबकि वीज़ा होता है जब कोई देश अपने देश के अंदर घुसने की अनुमति देगा तो उसको कहेंगे वीज़ा। जैसे हम है भारत के, तो हम रूस जाएंगे तो भारत हमको पासपोर्ट देगा, लेकिन रूस जो हमको क्या देंगे, वीज़ा देगा। क्या कि रूस में हम जा रहे हैं, रूस के अंदर घुस रहे हैं, तो रूस हम पर वीज़ा लगाएगा, जबकि भारत हमको क्या देगा, पासपोर्ट देगा। इसके बाद पढ़ना है आर्टिकल 5। आर्टिकल 4 तक पढ़ लिए थे। आर्टिकल 5 में क्या है, नागरिकता की व्यवस्था, क्योंकि आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 5 में नागरिकता की व्यवस्था है कि नागरिकता किस किस प्रकार से मिल सकता है। तो आर्टिकल 5 में बताया गया है कि यदि हम जन्म से हैं, अगर जन्म भारत में हुआ तो नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगा, या यदि हम जन्म ले लिए कोई दूसरा देश में लेकिन वहाँ हमारी जो माता पिता है वो भारत के हैं, या हमारा कोई भी पूर्वज, हमारा जो पूर्वज है वो भी भारत के हैं, तो भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाती है। इसके बाद पढ़ना है आर्टिकल 6 में संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। अगर संविधान यानी 1950 से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले कोई जो भारत के पाकिस्तान चले गए वो अगर भारत में आ गए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। जबकि तीसरा क्या है, आर्टिकल 7 में बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में चले गए व्यक्ति लेकिन संविधान बनने से पहले भारत में आ गया तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे ही देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो कुछ आदमी क्या हुआ था, पाकिस्तान चले गए थे माइग्रेंट्स के रूप में, और कुछ आदमी भारत में रह गए थे। तो जो पाकिस्तान में चले गए थे लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले फिर से वापस लौटकर भारत में आ गए तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसे आर्टिकल किसमें बताया गया, आर्टिकल 7 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 8 में विदेश में भ्रमण और नौकरी करने वाले नागरिकों को समाप्त नहीं होगा। जो आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है कि कोई भी छात्र या कोई भी आदमी अगर विदेश चला गया है भ्रमण करने के लिए या नौकरी की तलाश में तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जबकि आर्टिकल जो 9 है, 9 हो गया। इसके बाद है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है कि अगर अपना देश के अंदर कोई भी देश विरोधी काम करेंगे या कोई भी दुश्मन देश का साथ देंगे तो वहाँ की जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगा, या इस देश की नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसे आर्टिकल किसमें बताया गया, तो आर्टिकल 10 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आप भारत के नागरिकों के बारे में पहचान सकते हैं या नागरिकता संविधान संबंधी कानून बना सकते हैं। तो आर्टिकल 11 में बताया गया है संसद को यह अधिकार दे दिया गया है। संसद में सबसे ज्यादा अधिकार गृह मंत्री को दिया गया है कि आप नागरिकता संविधान संबंधी कोई भी कानून बना सकते हैं। इसके बाद जानेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधि, हम किस किस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 5 विधि होता है जिससे हम अपने भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो उसमें पहला विधि है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर मतलब क्या, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है और उनका माता पिता भी भारत के हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी भारत की। दूसरा होता है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों। दूसरा क्या होता है, विदेश में अगर किसी बच्चे का जन्म हो गया लेकिन उनका माता या पिता में से कोई भारत में रहता हो या भारत से संबंध है
तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। यानी क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बच्चा अगर विदेश में जन्म लिया है लेकिन उनका माता पिता का जन्म अगर भारत में है तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें आता है शिखर धवन। शिखर धवन का भी क्या हुआ था, जन्म विदेश में हुआ था लेकिन उनका माता पिता में से कोई एक भारत में था, इसलिए इनको भी नागरिकता मिल गया था। इसमें जो अगर जन्म के आधार पर, हम सब जन्म के आधार पर मिल जाता है क्योंकि हम सब का जन्म भारत में हुआ है। लेकिन तीसरा था किसी विदेश राज्य को अगर भारत में मिला लेते हैं तो तीसरा क्या होता है, अगर कोई विदेश राज्य है, विदेशी राज्य है लेकिन भारत के में आकर मिलना चाहता है तो वो राज्य भी भारत के होंगे और वहाँ का जितना भी नागरिकता है वो भी क्या हो जाएंगे, भारत का ही नागरिकता हो जाएंगे। इसके बाद पढ़ना चौथा, पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा में क्या होगा कि किसी विदेश का कम से कम 5 साल तक भारत के अंदर हो तो उनको भी नागरिकता देने का अधिकार हो जाता है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है वो 5 साल तक अगर भारत में लगातार रह रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा गृह मंत्रालय से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आया है इसमें आता है राष्ट्रमंडल देश। इसके बाद है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा मतलब क्या हुआ कि भारत कुछ राज्य को क्या करता है, विशेष दर्जा प्राप्त करता है। वैसा देश जहां पर लोगों को भारत विशेष दर्जा दिया गया है उसे संविधान की 8वीं सूची में से 22 भाषा में से किसी एक का ज्ञान हो, यानी तो उसको क्या करते हैं, नागरिकता दे दिया जाता है। कोई भी विशेष राज्य हो जो भारत उसको विशेष देश का दर्जा दिया है तो उनको, वहाँ के नागरिकों को हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा है उसमें से किसी और एक भाषा का भी ज्ञान हो तो उनको भी क्या करते हैं, नागरिकता दे दी जाती है। इसके बाद है नागरिकता का लोभ। इसमें पढ़ना है पहले ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या होता है, तो 2005 में लक्ष्मी सिंघवी कमेटी के द्वारा 16 देश के नागरिकों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। इसमें जो है 2005 में एक कमेटी बना था, उसका नाम था लक्ष्मी सिंघवी कमेटी। इसमें क्या था, 16 देश के आदमियों को यहाँ की नागरिकता दे दी जाती थी। इसमें था उद्योगपति। अब उद्योगपति है वो हमेशा एक देश में नहीं रहते, कभी इस देश में कभी दूसरे देश में चले जाते हैं तो उनको नागरिकता लेने में भी कठिनाई होता है। तो इसलिए ये कमेटी बनाया गया था। इसमें जो है 16 देश को मान्यता दिया गया था कि वो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आता है बड़े बड़े उद्योगपति, उनको इसी तरह की नागरिकता दे दी जाती है। इसके बाद है नागरिकता का लोप। नागरिकता का लोप का मतलब क्या है, किस किस कंडीशन में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगा या आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। उनका जो कंडीशन है, पहला है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। अगर कोई विदेश में गए और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है देश विरोधी काम करने पर। अगर भारत में रहकर कोई दूसरा देश विरोधी काम कर रहे हैं जिसका खतरा देश पर है तो वैसे लोग का भी क्या होगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है 7 वर्ष तक लगातार देश से बाहर रहने पर। अगर कोई विदेश में लगातार 7 वर्ष तक रह रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता, यहाँ की नागरिकता क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कोई भी छात्र या कोई भी आदमी अगर विदेश में लगातार 7 वर्ष तक रह रहा है तो उसका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है संविधान के प्रति अनादर। संविधान के प्रति अगर संविधान के प्रति अनादर करे, हीन दृष्टि की भावना रखे, उनका भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। और लास्ट है, सबसे लास्ट, कि युद्ध में दुश्मन देश का मदद करने पर। अगर युद्ध हो रहा है तो उस समय अगर भारत का नागरिक अगर युद्ध हो रहा है, अगर दूसरे देश यानी दुश्मन देश का अगर साथ देगा तो उस नागरिक वो आदमी का भी क्या होगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको नागरिकता चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।